एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। क्या तुम्हें लगता है कि गुड़िया की मानसिक हालत खराब हो रही है? अपनी मां की मृत्यु का सदमा शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाई है। बूढ़ी औरत ने प्रशांत से कहा। प्रशांत ने औरत की बात को अनसुना किया और गुड़िया से पूछा, अच्छा गुड़िया, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ यहां पर क्यों आई थी? माँ सामने के दरवाजे से अंदर आई और बोली कि उसे कुछ सामान चाहिए। फिर वो इस दरवाजे से बाहर चली गई। मैंने माँ से पूछा कि कब वापस आओगी, तो उसने मुझसे कहा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी और मुझे अकेले ही जीना होगा। कहते हुए गुड़िया रोने लगी। प्रशांत ने गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया और पूछा, ये बताओ कि तुम्हारी माँ क्या लेकर गई? मुझे नहीं पता कि वो क्या ले गई। मैंने उसके हाथ में कुछ भी नहीं देखा। गुड़िया ने कहा, देखो गुड़िया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ ऐसी जगह चली गई है जहां से कोई वापस नहीं आता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम ये सारी बातें खुद ब खुद समझ जाओगी। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी और अपनी देखभाल करोगी तो तुम्हारी माँ को बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। प्रशांत ने गुड़िया को उस बूढ़ी औरत को पकड़ाया और घर की तलाशी लेने लगा। प्रशांत ने पूरे घर के सामान का बारीकी से मुआयना किया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां का सारा सामान काफी समय से अपनी जगह से नहीं हिला था। प्रशांत ने अलमारी वगैरह भी चेक की। उसमें पैसे थे और कुछ कीमती सामान भी। वो सब देखकर लग नहीं रहा था कि वहां से कुछ गायब हुआ था। मैं फ्लैट नंबर 604 में जाकर देखता हूं कि वहां क्या माजरा है। प्रशांत जैसे ही दरवाजे के पास गया, गुड़िया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। क्या माँ वाकई में वापस नहीं आएगी? उस बूढ़ी औरत ने गुड़िया को पकड़ा और कहा, दादाजी को बताओ कि उस रात जब माँ बाहर गई थी तब क्या हुआ था? गुड़िया ने अपनी बचकानी आवाज में बोला, मैं सोफे पर सो गई थी। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मुझे लगा कि कोई बाहर गया है, मगर जब मैं कमरे के अंदर गई तब मैंने देखा कि माँ पंखे से टंगी हुई थी। अब ठीक है गुड़िया, अब तुम दादी के साथ उनके घर में रहो, ऊपर मत आना, हाँ? इतना कहकर प्रशांत ने गुड़िया को उस बूढ़ी औरत के साथ नीचे भेज दिया। फिर प्रशांत छत पर वापस चला गया। छत से रस्सी डालकर प्रशांत 604 की तरफ लटक कर जाने लगा। बारिश अब रुक चुकी थी। प्रशांत 604 के कमरे की खिड़की की पतली सी रेलिंग पर रस्सी के सहारे खड़ा था। खिड़की पर अंदर से पर्दा लगा हुआ था। प्रशांत ने खिड़की को ध्यान से देखा और थोड़ा हिलाया। खिड़की अंदर से बंद थी। प्रशांत ने खिड़की पर लात मारी। पुरानी टूटी फूटी खिड़की थी, इसीलिए वो आराम से खुल गई। प्रशांत चौकन्ना होकर खिड़की से अंदर कमरे में कूद गया। उसने इधर उधर देखा, मगर घर में कोई भी हलचल नहीं हुई। लिविंग रूम में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। वहां बीच में सिर्फ एक सोफा और कॉफी टेबल रखी हुई थी। तभी प्रशांत को एक तेज बदबू आई। ये इतनी तेज सड़न की बदबू कहां से आ रही है? प्रशांत ने अपनी नाक को रुमाल से ढक लिया। फिर उसने अपना फोन निकालकर फ्लैश लाइट ऑन की। लिविंग रूम को रोशनी में देखकर प्रशांत चौंक गया। अरे ये क्या है? प्रशांत ने कहा। प्रशांत के सामने पूरी दीवार पर लाल रंग से अनेक प्रकार के यंत्र बने हुए थे। ऐसे चिन्ह मैंने पहले भी कहीं देखे हैं। प्रशांत ने कुछ याद करते हुए सोचा। फिर अपने फोन की फोटो गैलरी को चेक किया। प्रशांत ने अपने पुराने फोन का पूरा डाटा क्लाउड पर सेव कर दिया था और वहां पहुंचने से पहले अपने दादाजी के फोन पर डाउनलोड कर लिया था। अरे हाँ, याद आया, उस स्कूल बस में भी ऐसे ही चिन्ह बने हुए थे। ये कहते हुए स्कूल बस की फोटो प्रशांत ने उन यंत्रों से मिलाई। ये वाकई में वही चिन्ह है। अगर ये चिन्ह अनामिका ने अपने घर में बनाए हैं तो क्या उसी ने बस में भी बनाए थे?
प्रशांत सोच में पड़ गया। प्रशांत ने अब बाकी घर की तलाशी लेने की सोची, लेकिन घर से आ रही तेज बदबू उससे सहन नहीं हो रही थी। उसने अपने नाक के ऊपर रुमाल को बांध लिया और अंदर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। बेडरूम में भी लाइट नहीं थी। वहां पर तो बेड भी नहीं था, सिर्फ एक बाथ टब था और उसके बगल में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। प्रशांत जैसे ही अलमारी की तरफ बढ़ा, बदबू और तेज होने लगी। प्रशांत ने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसके अंदर का नजारा देखकर प्रशांत डर गया और 2 कदम पीछे हो गया। अलमारी के अंदर एक कटा हुआ सर रखा था। थोड़ी देर के लिए प्रशांत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर उसने अपने फोन में अनामिका का फोटो ओपन किया और उसे उस कटे हुए सर से मिलाया। नहीं, यह अनामिका तो नहीं लग रही है। प्रशांत ने अपने फोन में फोटो चेक करते हुए सोचा। प्रशांत ने आगे सोचा कि उस कटे हुए सर के बारे में विजय और प्रिया को बता देना चाहिए और उसने तुरंत अपनी लोकेशन उन दोनों को मैसेज कर दी। जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं इस सर की तस्वीर ले लेता हूं। प्रशांत ने जैसे ही फोन से फोटो खींची, कैमरे की फ्लैश से वो खोपड़ी जाग गई। उस मरे हुए सिर की आंखें खुल गईं। ये देख प्रशांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि ये कैसे पॉसिबल था। वो आंखें उसी को देख रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। वो थोड़ा आगे गया और कांपते हाथों से खोपड़ी को चेक करने लगा। तभी अचानक से उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और प्रशांत के हाथ को अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। प्रशांत दर्द से कराहने लगा। फिर उसने अपना हाथ झटकना शुरू कर दिया। प्रशांत ने अपने दूसरे हाथ से भी जोर लगाया और खोपड़ी को अपने से दूर फेंक दिया। खोपड़ी जमीन पर लुढ़कने लगी और लुढ़कते हुए लिविंग रूम की तरफ जाने लगी। प्रशांत भी उस खोपड़ी का पीछा करते लिविंग रूम में गया। वो लुढ़कती हुई खोपड़ी लिविंग रूम के बगल वाले बाथरूम में जाकर रुकी। प्रशांत जैसे ही बाथरूम में गया, वो दोबारा वार करने के लिए तैयार थी। प्रशांत ने बाथरूम में रखे हुए वाइपर को उठा लिया और उसकी छड़ी से उस खोपड़ी पर प्रहार करने लगा। प्रशांत ने छड़ी से खोपड़ी को वापस लिविंग रूम की तरफ फेंक दिया और झट से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। इसको काबू में करने का जरूर कोई तरीका होगा। दादाजी की छोटी लाल किताब में अघोरी ने कुछ तो लिखा होगा। कहते हुए प्रशांत जल्दी से उस लाल किताब की फोटो को चेक करने लगा। आधी कटी हुई लाश भी अतृप्त आत्माओं का वास हो सकती है। अगर ऐसा कोई आधा कटा शरीर मिले तो उसको पकड़कर जला देना चाहिए। दूसरा तरीका लंबा और कठिन है। इस दूसरे तरीके में आत्माओं को वशीकरण में करके शव से हटाने के लिए। प्रशांत ने इसके आगे नहीं पड़ा। यह दूसरा तरीका बहुत लंबा लग रहा है। मैं पहला तरीका ही आजमाता हूं। कहते हुए प्रशांत ने बाथरूम से एक तौलिया उठा ली। बाथरूम के दरवाजे को वो खोपड़ी लगातार धक्के मार रही थी। जैसे ही यह दरवाजा खुलेगा, उस खोपड़ी को मैं इस तौलिया में कैद कर लूंगा। प्रशांत तौलिया को खोलकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। दरवाजा काफी पुराना और जर्जर हालत में था। जैसे ही दरवाजा खुला, प्रशांत ने तौलिया खोपड़ी के ऊपर डाल दी और चारों कोनों से उसको कसकर पकड़ लिया। फिर उसने बाथरूम में एक रस्सी ढूंढी और खोपड़ी को एक पोटली की तरह बांध दिया। बाहर लिविंग रूम में आकर प्रशांत ने उस रस्सी के एक सिरे को मेज के पैर से बांध दिया। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने डोरबेल बजाई। प्रशांत, प्रशांत, क्या तुम अंदर हो? प्रिया और विजय ने बाहर से पूछा। प्रशांत ने दौड़कर दरवाजा खोला। ये तुमने क्या पकड़ रखा है? इसके अंदर कुत्ता है या बिल्ली? प्रिया ने मेज के पैर से बनी हुई पोटली को देखते हुए पूछा। उसे मत छूना, उसमें एक खोपड़ी है। प्रशांत ने प्रिया को आगाह किया। क्या कहा? खोपड़ी? प्रिया ने हैरानी के साथ पूछा। फिर वो विजय की तरफ मुड़ी और विजय से पूछा, कहीं ये वही लापता खोपड़ी तो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे? लापता खोपड़ी? प्रशांत ने हैरानी से पूछा।
कुछ दिन पहले हमें एक लाश मिली थी। वो लाश उसी बिल्डिंग में मिली थी, मगर उसका सर गायब था। मरने वाली का नाम रेशमा था, विजय ने बताया। प्रशांत ने अपने दिमाग में बिंदुओं को जोड़ा और कहा, क्या वो लाश फ्लैट 603 वाले घर से मिली थी? हाँ बिल्कुल, फ्लैट 603 से ही मिली थी वो लाश। मगर तुम्हें कैसे पता? विजय ने पूछा। उस खोपड़ी को वहीं बंधा रहने दो और इस कमरे में आओ। प्रशांत ने अपनी जेब से 2 रबर के ग्लव्स निकाले और पहन लिए। ये एक दूसरा बेडरूम है, अभी तक मैं इसकी तलाशी नहीं ले पाया, प्रशांत ने प्रिया और विजय को बताया। उस बेडरूम में एक लाइट थी जो प्रशांत ने ऑन की। ये बेडरूम दूसरे बेडरूम से अलग है। उस कमरे में सिर्फ एक बाथ टब और अलमारी रखी है जिसमें से वो खोपड़ी मुझे मिली थी। उस कमरे में और लिविंग रूम में लाल रंग के बहुत सारे यंत्र बने हुए हैं, प्रशांत ने बताया। ये जिसका भी घर है, लगता है ये उसका पर्सनल कमरा था। बेड पर अच्छे से चादर बिछी हुई है और अलमारी में कपड़े टंगे हुए हैं, प्रिया ने कहा। विजय कपड़ों को चेक करने लगा। यहां पर तो बहुत सारी लड़कियों के कपड़े हैं, उनके साथ ही कुछ अंडरगारमेंट्स भी रखे हुए हैं। विजय ने कपड़ों को उठाया और सूंघने लगा। अरे तुम अजीब ठरकी इंसान हो, प्रशांत ने गुस्से में विजय से कहा। तुम यहां तहकीकात करने आए हो या कुछ और? अरे मैं तहकीकात ही कर रहा हूं। मैं अभी ये महक सूंघूंगा, ठीक है? फिर आगे अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलेगा तो ये महक पहचानने की कोशिश करूंगा, विजय ने अपनी सफाई में कहा। पहले तो प्रशांत विजय को घूरने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए प्रशांत भी अलमारी के पास आया और कपड़ों को सूंघने लगा। इन कपड़ों में से अस्पताल की फॉर्मलिन की महक आ रही है, प्रशांत ने कहा। मुझे इस डस्टबिन में कुछ मिला है, प्रिया ने कहा। प्रिया के हाथ में एक फटा हुआ आईडी कार्ड था। अस्पताल की किसी नर्स रूबीना मैथ्यूज का कार्ड है। यह तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है, प्रशांत ने कहा। कपड़ों की महक और आईडी कार्ड से तो लगता है कि अनामिका अस्पताल में काम करती थी और शायद उसने अपना नाम बदलकर रूबीना रख लिया था। इस अस्पताल का पता लगाते हैं और वहां जाकर अनामिका और इस रूबीना के बारे में पूछताछ करते हैं, प्रिया ने कहा। प्रिया प्रशांत से बात कर ही रही थी कि इतने में उसका फोन बजने लगा। प्रिया ने फोन देखा और प्रशांत और विजय से कहा, पुलिस स्टेशन से कॉल है। प्रिया ने फोन उठाकर हेलो बोला और उसके हाव भाव बदलने लगे। क्या कह रहे हो? एक और लाश? किसकी लाश है? प्रिया ने पूछा। एक लड़की की लाश है? लड़की का नाम क्या है? अच्छा, सुनैना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन आती हूं। इतना कहते हुए प्रिया ने फोन कट कर दिया। सुनैना की भी मौत हो गई है क्या? प्रशांत ने हैरानी के साथ प्रिया से पूछा। तुम सुनैना को कैसे जानते हो? सुनैना अनामिका की पुरानी रूममेट थी, मैं आज ही उससे मिला था। मगर उसे किसने मार दिया? किसी ने शायद उसे मारा नहीं है, मतलब पुलिस को तो यह खबर मिली है कि सुनैना ने सुसाइड किया था, प्रिया ने कहा। सुसाइड? मैं नहीं मानता, प्रशांत ने कहा। मैं तुम्हारे साथ क्राइम सीन पर चलूंगा। प्रिया और प्रशांत दोनों अनामिका के घर से बाहर जाने लगे। अरे तुम दोनों कहां जा रहे हो और मैं यहां पर अकेला क्या करूंगा? विजय ने पूछा। तुम उस खोपड़ी पर नजर रखो, प्रशांत ने कहा और प्रिया के साथ चला गया। सुनैना का घर यहीं पास में ही है, प्रिया ने प्रशांत को बताया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अनामिका हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। उसे कैसे पता था कि मैंने सुनैना से बात की है, प्रशांत ने कहा। यह केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है, प्रिया ने कहा। मगर तुम अनामिका की खोज में अकेले क्यों निकले? प्रिया ने प्रशांत से पूछा। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। प्रशांत को उसके और होरी के बीच की बातचीत याद आ गई। सुनैना के क्राइम सीन पर पहुंचकर प्रिया और प्रशांत दोनों ही लाश को देखकर हैरान थे। इतनी दरिंदगी से कोई अपने आप को क्यों मारेगी? प्रिया ने लाश को देखते हुए कहा। सुनैना की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। सुनैना के एक हाथ में ऑपरेशन करने वाला तेज धार का चाकू था। उसके शरीर पर पेट से लेकर प्राइवेट पार्ट तक गहरा घाव था।
सुनैना का आधा शरीर खून से लथपथ था। कोई अपने आप को इतनी बेरहमी से क्यों काटेगा? प्रिया ने पूछा। प्रशांत ने मौकाए वारदात पर खड़ी हुई पुलिस से पूछताछ की। हमने बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। सुनैना के घर ना तो कोई आया और ना ही घर से बाहर कोई गया, बल्कि हमने पिछले एक हफ्ते की सारी फुटेज चेक की। घर में सिर्फ सुनैना ही आती थी और जाती थी। एक हफ्ते से उसके यहां कोई भी नहीं आया गया। प्रिया ने प्रशांत से पूछा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये एक सुसाइड है? इतनी दर्दनाक मौत कोई खुद को कैसे दे सकता है? मौत अभी कुछ 3-4 घंटे पहले ही हुई है। घर के अंदर से बहुत तेज शोर आया और पड़ोसियों ने जब दरवाजा खोला तो सुनैना यहां पर मरी हुई मिली। साथ ही उन्होंने दीवार पर यह भी लिखा हुआ देखा। पुलिस वाले ने अपनी उंगली से दीवार की तरफ इशारा किया। प्रिया और प्रशांत दोनों ने दीवार की तरफ देखा। उस पर खून से लिखा था, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मरने से पहले यह सुनैना ने लिखा होगा? प्रिया ने पूछा। प्रशांत के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। क्या धोखे की सजा इतनी दर्दनाक मौत हो सकती है? प्रिया ने प्रशांत से पूछा। क्या माजरा था आखिर सुनैना की मौत के पीछे? क्या सच में उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसकी हत्या कर दी थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सुनैना के क्राइम सीन पर प्रिया ने लोकल पुलिस से कहा कि वो एविडेंस कलेक्ट करके फॉरेंसिक को भेजे। उसके बाद प्रिया अपने घर आ गई और प्रशांत अपने घर की तरफ। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद शाम ढले थका हारा प्रशांत अंतिम संस्कार की अपनी दुकान पर पहुंचा। वो शटर खोलने ही वाला था कि एक आवाज आई। कहां थे तुम दिन भर? मुझे तो लगा कि तुमने आत्महत्या कर ली कहीं जाकर। बड़ा मुश्किल है तुम जैसे बच्चे पर नजर रखना। प्रशांत ने पलटकर देखा तो अपनी इलेक्ट्रिक कार से मुस्कुराते हुए उतरते प्यारेलाल चाचा बोले, चाचा, यहां तक आने की भी क्या जरूरत थी और क्यों रखनी है आपको मुझ पर नजर? दुकान का शटर खोलते हुए प्रशांत बोला। उसने देखा कि प्यारेलाल की कार की पिछली सीट पर नकाब पहने कोई औरत बैठी थी। अंदर आइए, चाय पिलाता हूं आपको, प्रशांत ने अंदर जाते हुए कहा। प्यारेलाल और उसके साथ आई औरत अंदर आए। प्रशांत ने दुकान की लाइट जलाई। प्रशांत का ये बुढ़ापे वाला रूप देखकर प्यारेलाल थोड़ा चौंक कर बोले, हे महादेव, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? वैसे मुझे प्रिया ने सब बता दिया था, अब किसने किया ये तुम्हारे साथ? मुझे नहीं पता वो कौन थी। उसका चेहरा याद है लेकिन अता पता नहीं मालूम। बिजली वाली केतली पर चाय बनाते हुए प्रशांत ने कहा। प्रशांत ने उन दोनों को चाय देते हुए अंकल के साथ आई हुई नकाब पोश महिला को देखा। चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सुंदर आंखें और काले घने बाल और गोरा रंग उसकी सुंदरता बयां कर रहा था। चाय के लिए धन्यवाद प्रशांत। अरे हाँ, इससे तुम्हें मिलाना तो मैं भूल ही गया। यह है मेरी बेटी मेनका, अमेरिका में पढ़ती है। अभी ग्रेजुएशन पूरी करके एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है। प्यारेलाल अंकल ने बड़े गर्व से बताया। प्रशांत ने मुस्कुराकर कहा, हेलो मेनका, आई एम प्रशांत। तुम्हें अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है प्रशांत। मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने इसे यह भी बताया कि आजकल तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तुम उससे खुलकर बात कर सकते हो। इसने साइकोलॉजी पढ़ी है अमेरिका में, प्यारेलाल चाचा ने कहा। प्रशांत ने चिढ़कर कहा, मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हूं। आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए प्यारेलाल चाचा। तुमने सही कहा था मेनका। मानसिक रोग से जो लोग परेशान होते हैं वो कभी नहीं मानते कि उन्हें कोई मानसिक तकलीफ है। ठीक वैसे ही जैसे एक शराबी नशे में धुत होने के बाद भी कभी नहीं मानता कि उसने शराब पी है। प्यारेलाल हंसकर बोले, इस तरह के लॉजिक देकर आप मुझे मानसिक रोगी बना ही देंगे। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, और आपको मुझ पर नजर रखने के लिए इंतजार करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। प्रशांत ने हंसकर कहा, खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा।
कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ, कुछ खाया पिया भी नहीं है। भूख लगी है, कुछ मेहमान नवाजी करो। अपने बाप और दादाजी से कुछ नहीं सीखा तुमने। वो होते तो। प्यारेलाल की बात खत्म होने से पहले ही प्रशांत ने बीच में टोका। बस बस, समझ गया। मैं अभी आपके लिए आपका मनपसंद खाना और विस्की ऑर्डर करता हूं। मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूं, ओके? ये कहते हुए वो मुस्कुराता हुआ ऊपर चला गया। फोन पर खाना और विस्की ऑर्डर करके कपड़े बदलते हुए प्रशांत ने सोचा, ये प्यारेलाल चाचा भी कमाल है। अपनी बेटी को मेरा परिचय दिया है, वो भी एक मानसिक रोगी बनाकर। रेडी होकर वो जैसे ही नीचे दुकान पर गया, तब तक ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका था, जिसे मेनका टेबल पर लगा रही थी। प्रशांत के नीचे आते ही प्यारेलाल चाचा खाने पर टूट पड़े और विस्की का मजा लेते रहे। लेकिन मेनका ने खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिया और अपना नकाब पहने रही। पेट भर खाने और पीने के बाद प्यारेलाल नशे में बोला, मेनका, अब तुम अपना पेशेंट संभालो और शुरू करो इसका इलाज। मेनका ने प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब जब तुम बाप बेटी ने मुझे पेशेंट बना ही दिया है, तो चलो ऊपर चलकर छत पर खुली हवा में आराम से बात करेंगे। प्रशांत मेनका को लेकर छत पर गया। छत पूरी तरह से अस्त व्यस्त और बिखरी हुई थी। वहां पर जो टेबल कुर्सी पड़े थे, उस पर धूल मिट्टी थी। प्रशांत बोला, माफ कीजिएगा, अकेला रहता हूं ना, इसलिए सफाई कम ही हो पाती है। तुम यहां आराम से बैठ पाओगी ना? मेनका ने गर्दन हिलाकर हां में जवाब दिया। प्रशांत ने उसकी कुर्सी साफ की और खुद भी उसके सामने बैठा और पूछा, तुम ये नकाब सिर्फ पूर्णिमा के दिन हटाती हो ना? मेनका ने चौंक कर देखा और पूछा, पूर्णिमा के दिन क्यों? प्रशांत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पूरा चांद तो सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देता है ना। यह सुनकर मेनका खिलखिलाकर हंस पड़ी और पहली बार प्रशांत ने महसूस किया कि उस नकाब के पीछे जितना सुंदर चेहरा था, उस चेहरे की हंसी भी उतनी ही सुंदर थी। मेनका बोली, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। प्रशांत ने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ ना, तुम हमेशा नकाब क्यों लगाए रहती हो? मेनका ने कहा, वैसे इसकी कोई खास वजह नहीं है। दरअसल मैं अपने पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे चेहरे की सुंदरता देखने के चक्कर में पेशेंट अपनी बात करना ही भूल जाता था और उससे उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता था। प्रशांत मुस्कुराकर बोला, इसमें उन बेचारों का क्या दोष? मेनका ने तो ऋषियों मुनियों तक की तपस्या को भंग कर दिया था। ये बेचारे तो मामूली से इंसान है। मेनका फिर से खिलखिलाकर हंसी और बोली, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। प्रशांत बोला, चलिए कोई बात नहीं, तुम नकाब लगाकर हमें बेनकाब करो। पूछो क्या पूछना है, करो अपना इलाज शुरू। बताओ क्या करोगी? मुझे हिप्नोटाइज करोगी या कोई और तरीका है? वैसे तो मेनका ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन इस तरह के इलाज करने में उसका कोई खास तजुर्बा नहीं था। उसने कहा, ट्रीटमेंट कुछ नहीं, आज हम सिर्फ बातें करेंगे और आपके बारे में जानेंगे। ना जाने क्यों प्रशांत को मेनका की बातों में और चेहरे में सच्चाई नजर आई और उसने बोला, इस पर भरोसा किया जा सकता है। उसने कुछ सोचा और कहा, चलो मैं तुमको पूरी कहानी बताता हूं। प्रशांत ने अपनी बात स्कूल बस की कहानी से शुरू की और उसने उसके बाद होने वाली हर घटना के बारे में बताया। वो कहानी सुनाता जा रहा था और मेनका के चेहरे पर कभी आश्चर्य, कभी टेंशन, कभी चौंकाने और डर के भाव आ जा रहे थे। वो बड़े ध्यान से प्रशांत की सारी बातें सुनती रही और बीच बीच में उसके मन में जो सवाल आए, उसने वो सवाल भी उससे पूछे। कहानी सुनाने का यह सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। फिर अचानक प्रशांत ने अपनी बात खत्म करके लंबी सांस ली और बोला, तुम्हारे इलाज का यह तरीका मुझे काफी पसंद आया। तुमसे बातें करके मेरा जी काफी हल्का हो गया। मेनका ने जैसे प्रशांत की बातें सुनी ही ना हो, वो अपने ख्यालों में कुछ सोच रही थी। प्रशांत ने यह देखा और फिर चुटकी बजाकर बोला, मेनका इतना टेंशन मत लो,
इसे सिर्फ कहानी समझो। मैंने ये कहानी तुम्हें टेंशन देने के लिए नहीं सुनाई थी। मैं टेंशन में नहीं हूं, बल्कि आपकी कहानी सुनने के बाद एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने बताया कि अनामिका एक बहुत ही शातिर, होशियार और बहुत ही सतर्क और स्मार्ट क्रिमिनल माइंड औरत है, और उसकी समझ जांच पड़ताल करने से लेकर जांच पड़ताल को डिस्टर्ब करने तक बहुत गहरी और तगड़ी है। फिर क्या वजह है कि वो आपको ये सब करने दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके जरिए सारी जांच पड़ताल पर नजर बनाए रखती है? और प्रशांत मेनका की बात को बीच में काटकर बोला, तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि वो अनामिका मेरा इस्तेमाल कर रही है? मेनका बोली, हो सकता है, आपको नहीं लगता ऐसा? प्रशांत को मेनका की बातों में थोड़ी सच्चाई नजर आई। उसे लगा कि सचमुच मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। मैंने अनामिका को हमेशा बहुत हल्के में लिया, और इसीलिए ये बात मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। मेनका बोली, क्या सोच रहे हैं आप? प्रशांत चौंक कर बोला, तुम्हारी बातों में दम है। थैंक यू मेनका। ओ सॉरी, टीचर मेनका। मुझे लगा था कि तुम मेरी कहानी पर विश्वास ही नहीं करोगी। वैसे तो मुझे आपकी कहानी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने तो सिर्फ जिन लोगों के बारे में आपको बताया, उनके कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी को सोच के ये सब बातें की। अगर ये कहानी झूठी भी है तो भी अनामिका वाली बात में सच्चाई है, मेनका बोली। प्रशांत मुस्कुराकर बोला, इंस्पेक्टर मेनका, तुम तो इस तरह के केस सॉल्व करने में बड़ी माहिर लग रही हो। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? तुम पुलिस में आओ और इस तरह के अपराधियों को सजा दिलवाओ, और समाज के अंदर की बुराई और उन इंसानों के अंदर की बुराई को खत्म करो। मेनका बोली, वैसे तो आपका और मेरा काम दिखने में काफी अलग है, लेकिन हम लोग काम एक ही कर रहे हैं। आप अपराधियों को पकड़कर बुराई खत्म करते हैं, और हम उन लोगों से बात करके उनके अंदर की बुराइयां खत्म करते हैं। कुल मिलाकर हम लोग समाज में सफाई का ही काम कर रहे हैं। प्रशांत ने कहा, ठीक कहा तुमने, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा काम अच्छा है। इंसान को मानसिक रूप से तकलीफ होने पर पहले से ही सलाह मिल जाती है ना, तो सब ठीक हो जाता है। वरना, मेनका ने पूछा, वरना क्या होता है? वो कभी कभी अपराधी भी बन जाते हैं। तुमको पता है, पुलिस के इतने साल की नौकरी में मैंने देखा है कि ये जितने भी अपराधी होते हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई मानसिक समस्या होती है। या तो पढ़ाई की कमी, या बचपन का माहौल। इससे उनका व्यवहार बदल जाता है और फिर वो अपराधी बन जाते हैं। लेकिन अगर मानसिक तौर पर लोग स्वस्थ हो तो अपराध भी कम हो जाएंगे, प्रशांत ने कहा। मेनका बोली, उसके लिए सही मनोवैज्ञानिक सलाह भी तो मिलनी चाहिए ना। आजकल तो मनोवैज्ञानिक सलाह के नाम पर लोग दुकान खोले बैठे हैं, सिर्फ पैसे वसूलते रहते हैं मरीजों से। उनकी मानसिक बीमारी इतनी बढ़ा देते हैं कि कई बार तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। सही कह रही हो तुम, प्रशांत ने कहा। अचानक मेनका ने घड़ी में टाइम देखा और बोली, अरे बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। अभी चलती हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे, ओके? प्रशांत बोला, ओके, अच्छा लगा तुमसे बात करके। दोनों छत से नीचे आए और देखा कि नीचे प्यारे लाल नशे में मस्त सो रहे थे। मेनका ने उनको उठाया। प्रशांत दोनों को गुड बाय बोलता है और जाते जाते मेनका बोली, मैंने अपना नंबर लिखकर वहां रख दिया है। आपको जब भी मुझसे मिलना हो मुझे फोन कर दीजिएगा। बाय। उन दोनों के जाने के बाद प्रशांत ने पीछे टेबल पर पड़े एक पेपर को देखा जिसमें मेनका ने अपना नंबर लिखा था। प्रशांत ने नंबर देखा और अपना पुराना दादाजी वाला फोन निकालकर उसमें वो नंबर सेव कर लिया, और फिर वहां पड़ा विस्की का गिलास उठाकर वहीं पर बैठ गया। प्रशांत अपने दिन भर की होने वाली सारी बातों को सोच रहा था, और फिर दादाजी की लाल वाली किताब निकालकर पढ़ने लगा। इस तंत्र विद्या को अच्छी तरह से समझ लूं, वरना आज तो बच गया, अगली बार कभी फंसा तो जान ही चली जाएगी। प्रशांत ने पन्ने पलट पलट कर उनके फोटो निकाले। इन तस्वीरों को सेव कर लेता हूं, हमेशा की टेंशन खत्म। प्रशांत 2-3 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे पता था अनामिका उस पर नजर रख रही होगी। वो अपनी तंत्र विद्या का ज्ञान बढ़ाता रहा। तीसरे दिन सुबह सुबह प्रशांत का कुरियर से कुछ सामान आया। ये सिलिकॉन मास्क बनाने का सामान था।
प्रशांत खुश होकर खुद से बोला, अब मैं इससे अपने लिए बढ़िया से सिलिकॉन मास्क बनाऊंगा, वैसे ही जैसे मुझे हमारे तकनीकी विशेषज्ञ ने सिखाए थे। ये मास्क अगर सही बन गए तो मेरा चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी नई पहचान बन जाएगी। प्रशांत उस सामान से मास्क बनाता हुआ सोच रहा था। मास्क बनाने के बाद प्रशांत ने उसे पहना और आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तूने प्रशांत। मास्क उसके चेहरे पर ऐसा फिट बैठा था जैसे ये ही उसका असली चेहरा था। उसकी चमड़ी के रंग जैसा पिगमेंट और महंगे ग्लू से एक एक कोना बालों से इतनी सफाई से ढक गया था कि बड़े से बड़ा शातिर भी मात खा जाए। प्रशांत की खुद के चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। वो बार बार आईने के सामने जा रहा था और अपना चेहरा देखकर खुश हो रहा था और खुद ही खुद की पीठ थपथपा कर कह रहा था, वाह प्रशांत, तूने तो मशीनों को भी मात कर दिया, क्या मस्त बना है मास्क। जब प्रशांत को पूरी तरह से तसल्ली हो गई तब वो अपना काला सूट पहनकर सर पर हैट लगाए दुकान से बाहर निकला। बाहर जोर की बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। प्रशांत ने अपनी जेब से एक फोटो निकाला, उसे गौर से देखा और फिर आवाज दी, टैक्सी। टैक्सी से वो शहर के जाने माने हॉस्पिटल पहुंचा। नर्स रूबीना मैथ्यूज का जो फटा हुआ आईडी कार्ड उसे फ्लैट 604 से मिला था, उसे लेकर उस फोटो पर जो बैज था उसे उसने वहां के स्टाफ के यूनिफॉर्म से मैच किया, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा था। सारी रात प्रशांत शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर उस फोटो के बैज को मैच करने लगा, लेकिन वो किसी भी हॉस्पिटल के स्टाफ के यूनिफॉर्म के बैज से मैच नहीं हो रहा था। अचानक उसने टैक्सी को लिंक रोड की तरफ लिया और वहां एक अस्पताल के अंदर से बाहर आती एक नर्स की ड्रेस के बैज पर जब प्रशांत की नजर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने झट से जेब से फोटो निकाला। फोटो वाली नर्स की ड्रेस का बैज और उस नर्स की ड्रेस का बैज एकदम एक जैसा था। क्या प्रशांत उस हॉस्पिटल तक पहुंच गया था जहां अनामिका काम कर रही थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। संजीवनी अस्पताल के बाहर खड़ा प्रशांत बहुत खुश था। आखिर उसे वो अस्पताल मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। इस अस्पताल की नर्स की यूनिफॉर्म का बैज बिल्कुल अनामिका के घर फ्लैट 604 में पाए गए आईडी पर लगे हुए फोटो के बैज से मिल रहा था। लेकिन वो आगे की छानबीन करने हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया, बल्कि टैक्सी से वापस अपने घर आ गया। अभी तक सुबह नहीं हुई थी। वो नहाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ में आया कि वो एक पूरा दिन और रात भर सो चुका था। वो जल्दी से उठा, फटाफट नहाया, जल्दी से नाश्ता किया, मेज पर कुछ ताबीज और मंत्रों के पेपर्स को इकट्ठा किया और फिर दादाजी की शमशान वाली लाठी अपने बैग में डाली और अपनी शववाहिनी गाड़ी लेकर जानबूझकर सारे अस्पतालों के चक्कर लगाए। दरअसल ये एक चाल थी जो उसने अनामिका को भ्रम में डालने के लिए चली थी। अब वो अनामिका समझेगी कि मैंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी, पर मेरे दिमाग में क्या है ये उसे पता नहीं चलेगा। प्रशांत मन ही मन कहते हुए मुस्कुराया। इसी बीच उसने जल्दी से प्रिया को फोन किया। हेलो प्रिया, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मरीज होने का नाटक करें। उन्हें फौरन संजीवनी अस्पताल में भेज दो। अलग अलग हॉस्पिटल्स में बहुत समय घूमने के बाद प्रशांत संजीवनी अस्पताल पहुंचा और अंदर जाने के बाद वहां की सभी नर्सों को ध्यान से देखने लगा। मुझे इन नर्सों पर नजर रखनी पड़ेगी। वो अनामिका इनके जरिए जरूर कोई ऐसा संकेत भेजेगी जिससे मैं अपनी तहकीकात जारी रख सकूं, प्रशांत ने सोचा। ठीक उसी समय एक अजीब सी खुशबू प्रशांत को महसूस हुई। वो चौंका और सोचने लगा, ये खुशबू कहां से आ रही है? ये तो बिल्कुल वैसी खुशबू है जो अनामिका की अलमारी में से आ रही थी। प्रशांत ने पलटकर यहां वहां देखा। उसे एक नर्स कॉरिडोर के दूसरी तरफ जाते दिखी। अरे, ये तो अभी अभी मेरे पास से गई थी, तभी मुझे खुशबू भी महसूस हुई थी। कहीं ये अनामिका का इशारा तो नहीं है? वो उस नर्स के पीछे पीछे गया। नर्स का डील डॉल लगभग उतना ही था जितना अनामिका के कपड़ों का साइज था। ये देखकर प्रशांत का शक और बढ़ा। प्रशांत धीरे धीरे आगे बढ़ा और कॉरिडोर के अंत में एक सीढ़ी थी। वहां पर बहुत अंधेरा था। नर्स सीढ़ी से नीचे चली गई और प्रशांत भी उसके पीछे पीछे गया।
तभी नर्स तेजी से एक कमरे की तरफ बढ़ी जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शव गृह। ये नर्स यहां क्यों जा रही है? यहां कौन जाता है? लगता है अनामिका ने इस शव गृह में मेरे लिए कोई जाल बिछाया है। अंदर वो मेरा ही इंतजार कर रही होगी, प्रशांत ने सोचा। तभी उसे अचानक अपने बैग में रखी उसके दादाजी की लाठी की याद आ गई। प्रशांत ने उसे निकाला और हिम्मत करके आगे बढ़ा और नर्स उस मॉर्ग में घुसे उससे पहले वो चिल्लाया, हेलो सिस्टर। नर्स रुकी और धीरे से अपना सिर घुमाकर उसको देखने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी ही कुटिल मुस्कान थी। हालांकि वहां रोशनी कम थी, लेकिन फिर भी प्रशांत को साफ दिखा कि सामने वाली महिला बहुत ही सुंदर थी, जो अनामिका की फाइल की फोटो के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। प्रशांत ने सोचा, कहीं मैं गलत इंसान का पीछा तो नहीं कर रहा। उसने सीधे शवगृह के दरवाजे को धकेला और अंदर चला गया। पूरा शवगृह खाली और सुनसान था। प्रशांत जब अंदर गया तो सबसे पहले उसने यहां वहां देखकर जांच की और फिर उसने उसके सामने का मंजर देखा। सामने शवगृह की एक बड़ी सी कैबिनेट थी और वहां कई शव सफेद कपड़ों से ढके हुए थे। इसके अलावा कई शव जमीन पर पड़े थे। क्या अनामिका एक शव बनकर बेड पर लेटी हुई है? प्रशांत जितना उस बारे में सोच रहा था उतना ही उसे यह संभावना लग रही थी, क्योंकि उसे एक बेड पर एक शव किसी महिला के शव जैसा दिख रहा था। प्रशांत अपने बाएं हाथ में दादाजी वाली लाठी और दाएं हाथ में एक और छड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और सफेद चादर को सावधानी से हटाया। शव का चेहरा देखते ही प्रशांत झटका खा गया। उसके हाथ से छड़ी गिर गई। वो कांप उठा क्योंकि वो शव कियारा का था। प्रशांत की आंखें विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। वो खुद से बोला, ये कियारा कैसे हो सकती है? उससे तो मैं पहले ही बहुत दूरी बना चुका हूं। फिर वो शिकार क्यों बनी? ये जरूर अनामिका की चाल है। अनामिका, ये खेल मत खेलो, मेरे सामने आओ। प्रशांत जोर से चिल्लाया। प्रशांत ने चारों तरफ देखा, इंतजार किया, फिर पास ही पड़े एक और शव का सफेद कपड़ा हटाया तो वो फिर से चौंक कर पीछे हटा। प्यारे लाल अंकल, नहीं, ये सब छलावा है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रशांत ने जल्द से अपना मोबाइल निकाला और एक कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शवगृह में उसे नेटवर्क नहीं मिला। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एक शव का सिर हवा में उड़ता हुआ प्रशांत की तरफ आने लगा। प्रशांत ने जल्दी से वो दादाजी वाली डोम लाठी उठाकर उस सिर की तरफ फेंका, जिससे उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जमीन पर गिर गया। तब तक एक और शव का सिर उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। दूसरी तरफ से एक और सिर आया। दो सिर एक साथ प्रशांत पर वार करने के लिए आगे बढ़े। अब प्रशांत के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। प्रशांत ने सोचा, दादाजी की लाल किताब में से पढ़कर जिंदा शवों के हमले से बचने के यंत्र और ताबीज तैयार किए थे, उनका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इस बीच उन सिरों का हमला जारी था। प्रशांत ने कभी झुककर कभी भागकर अपने आप को बचाया और जल्दी से बैग में से उसने वो ताबीज निकाली। तभी वो दो सिर फिर से तेजी से उसकी ओर हमला करने आए। प्रशांत ने फुर्ती से हवा में उछलते हुए मंत्रों वाले ताबीजों को उन सिरों पर एक झटके से चिपका दिया। ताबीजों को उन सिरों पर चिपकाते ही शवगृह चीखों से गूंज उठा। वहां की रोशनी अचानक तेज हो गई। पूरे शवगृह का माहौल जैसे बदल गया था। चीखों के साथ वो दोनों सिर जमीन पर आ गिरे। प्रशांत ने देखा कि कियारा और प्यारेलाल के शव अलग अलग आदमी और औरत के रूप में बदल गए। वो उनके शव थे ही नहीं। उसी समय प्रशांत ने देखा कि सामने की दीवार पर टिककर खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत औरत नर्स की सफेद यूनिफॉर्म में उपहास वाली हंसी हंसकर देख रही थी। ये वो ही औरत थी जो बाहर से अंदर आई थी। अनामिका, आखिर तुम सामने आ ही गई। चेहरा बड़ा सुंदर बनाया है। ओह, भूल गया था, तुम तो चेहरे बना भी सकती हो और बिगाड़ भी। प्रशांत ने व्यंग कसा। अनामिका इतरा कर बोली, मैं सिर्फ चेहरे ही नहीं, जिंदगियां भी बिगाड़ सकती हूं। और फिर तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? तुम्हें तो अपना प्रतिद्वंदी भी नहीं कह सकती मैं। वैसे भी आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। प्रशांत ने कंधे उठाए और कहा, समझ में नहीं आता कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। क्या दुश्मनी है मेरे और तुम्हारे बीच में? ये तुम
मरने के बाद ही समझोगे, अनामिका बोली। अनामिका ने हवा में हाथ हिलाया और फिर से वही दो सिर हवा में उड़ने लगे, पर इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। लेकिन प्रशांत ने उन सिरों पर ध्यान नहीं दिया और बड़ी तेजी के साथ फुर्ती से अनामिका की तरफ दौड़ा। उसने अपनी लाठी उसके सिर पर मारने की कोशिश की। वो चाहता था कि वो कम से कम उसे बेहोश तो कर ही दे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अनामिका ने उससे भी ज्यादा फुर्ती से उसकी लाठी को अपने हाथों में पकड़ लिया और जोर से हंसते हुए प्रशांत को पेट में इतनी जोर की लात मारी कि प्रशांत दर्द से कराहते हुए हवा में उड़ता हुआ कई शवों के ऊपर से होता हुआ जमीन पर जा गिरा। अनामिका की लात इतनी तेज थी कि प्रशांत की तो जैसे जान ही निकल गई। उसे सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी और वो पसीने से लथपथ हो गया। ऐसी लात अगर उसे जवानी में पड़ती तो वो फिर भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अब तो उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था और वो इस वार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। अनामिका जोर से हंस के बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी मानती ही नहीं हूं, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। अनामिका अपने हाथ में सर्जरी में काम आने वाला एक बड़ा सा चाकू लेकर प्रशांत की ओर बढ़ी। प्रशांत ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर गया। वो समझ गया कि अब वो इसका और मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे अनामिका को किसी तरह से रोकना था। उसने पूछा, मगर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे बताओ तो सही। अनामिका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारी मौत ही देगी। तुम ये बात मरने के बाद ही समझोगे। अनामिका उसकी ओर चाकू लिए बढ़ रही थी। प्रशांत बेबस सा उसे अपनी ओर आते देख रहा था। उसे लगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा सिवाय मौत के। ठीक उसी समय शवगृह के दरवाजे को लगभग तोड़ते हुए कुछ जवान हाथों में बंदूक उठाए तेजी से अंदर घुसे और अपनी बंदूकें अनामिका की तरफ तान कर बोले, हिलने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। चाकू फेंको, चाकू फेंको। प्रशांत ने चौंक कर देखा और उसके चेहरे पर खुशी का भाव आया, लेकिन अनामिका ने बिल्कुल शांत होकर अपने हाथ का चाकू नीचे फेंका और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। प्रशांत को अनामिका की ताकत का अंदाजा था। उसे पता था कि वो 1 मिनट में पूरा खेल बदल देगी। वो जोर से चिल्लाया, सोचो मत, इसे गोली मार दो। लेकिन वो जवान अपने हाथ में बंदूक लिए खड़े रहे, क्योंकि वो पुलिस के जवान थे और उन्हें सिखाया गया था कि जब तक अपराधी उन पर हमला ना करे तब तक उस पर गोली ना चलाई जाए। अनामिका को जैसे मौका मिल गया, उसने सिर्फ हाथ हिलाया और कई स्ट्रेचर उन जवानों की तरफ हवा में उड़ते हुए पहुंचे। जवानों ने घबराकर अपने आप को बचाते हुए खुद को यहां वहां छुपाया। इस सारे हंगामे के बीच अचानक अनामिका गायब हो गई थी। घायल बेबस प्रशांत लंगड़ाता हुआ दौड़कर दरवाजे की तरफ भागा और चिल्लाया, उसका पीछा करो, पकड़ो उसे। जवान उसके पीछे पीछे भागे। जब प्रशांत दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि कॉरिडोर खाली था और वहां पर कोई नहीं था। प्रशांत गुस्से में दीवार पर मुक्का मारकर बोला, भाग गए चुड़ैल। ठीक उसी समय प्रशांत को अपने पीछे एक परछाई दिखी जिसके एक हाथ में चाकू था। प्रशांत ने पलटकर देखा तो वो अनामिका थी। उसके दूसरे हाथ में इस बार कैंची भी थी और वो इसके लिए तैयार नहीं था। प्रशांत कूद के एक तरफ हुआ, लेकिन तब तक अनामिका ने प्रशांत की गर्दन पर चाकू से वार किया। वो गिर पड़ा। प्रशांत चिल्लाया, जवानों वापस आओ, ये शैतान यहां पर है। लेकिन तब तक वो पुलिस के जवान पहली मंजिल तक चले गए थे। उन तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाई। अब प्रशांत के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अनामिका उसके पास आई और उस पर लातों से प्रहार करने लगी। प्रशांत ने खुद को बचाना चाहा, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। अनामिका उसे लगातार किक मारती रही। प्रशांत दर्द के मारे बेहाल था। अचानक उसकी आंखें बंद होने लगी। वो बेहोश होने लगा था। आंखें बंद होते होते उसने देखा कि अनामिका चाकू लेकर उसकी छाती पर वार करने जा रही थी। उसे लगा अब तो मौत निश्चित है। तभी धाएं धाएं गोलियों की आवाज आई। अनामिका का चाकू वाला हाथ थम गया
उसके कंधे पर गोलियां लगी थी। उसने पीछे पलटकर देखा और भाग गई। प्रशांत ने देखा कि हाथ में रिवॉल्वर लिए प्रिया कॉरिडोर में से उसकी ओर भागती हुई आ रही थी। अनामिका घायल होने के बाद भी बिजली की फुर्ती से गायब हो गई थी। प्रिया उसके पास आई। घायल प्रशांत मुस्कुराकर बोला, एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचा ली प्रिया। अब तो मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर पाया। प्रिया उसके पास आकर उसे सहारा देती हुई बोली, क्या वो औरत इतनी शक्तिशाली है? और वो जवान कहां गए जो मैंने भेजे थे? जो जवान तुमने भेजे थे वो उसे पकड़ नहीं पाए। अनामिका मार्शल आर्ट की मास्टर है और जादू की भी। हम उसे बहुत हल्के में ले रहे थे। प्रशांत लंबी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है कि हमें इसे पकड़ने के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अब और भी ज्यादा सावधान हो जाएगी और मुमकिन है कि वो अब गुस्से में तुमसे बदला ले। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि विजय को और तुम्हारे अन्य साथियों को भी बुला लेना चाहिए। इस बार हम सब मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। इस बार उसे बचने का कोई मौका नहीं देंगे। प्रशांत थोड़ी देर चुप रहकर बोला, मुझे तो अभी ये संभव ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है और मैं पहले ही कई लोगों को मुश्किल में डाल चुका हूं। कुछ ही तो दोस्त हैं मेरे पास। ये बहुत गलत होगा। क्या गलत है, क्या सही, किसको मुश्किल में डाला, किसको नहीं, ये सब सोचने का वक्त नहीं है प्रशांत। हमें किसी भी तरह से उस औरत को पकड़कर खत्म करना है। क्या तुम चाहते हो हम सब लोग हमेशा इसी तरह डर में जीते रहें कि वो जिंदा है? प्रिया ने कहा। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, हमें उसे किसी भी हाल में खत्म करना ही होगा। अभी तुमने उसका नया रूप भी देख लिया है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। अभी तुम यहां से जाओ, क्योंकि तुम्हें ज्यादा खतरा है। मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि अगर उसको मेरा नुकसान करना होता तो अब तक कर चुकी होती। तुम जाओ प्रिया, प्रशांत बोला। अपना ख्याल रखना। प्रशांत को सहारा देकर उठाती हुई प्रिया ने जाते हुए कहा। प्रिया के जाने के बाद प्रशांत धीरे धीरे अस्पताल के बाहर आया। बाहर आते ही अचानक उसके सामने एक बड़ी मर्सिडीज कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला, उसमें से कियारा बाहर निकली। कियारा को देखकर प्रशांत ने तेजी से अपना रास्ता बदला। कियारा पीछे से चिल्लाई, प्रशांत, प्रशांत रुको। क्यों आई थी कियारा प्रशांत के सामने? क्या कियारा की वापसी प्रशांत की जिंदगी में फिर से मचा देगी उथल पुथल? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।